नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको 11th क्लास के ही राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 के बारे में बताऊंगा। ये जो आपका पूरा चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर का नाम है विधायिका। ठीक है, विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, या फिर नेता कौन होते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं और नेता को कैसे चुनने की प्रक्रिया होती है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा। धीरे धीरे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पिछले 8-9 सालों से मैंने ये काफी सारे क्वेश्चन एनालाइज करके बनाए हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका होती क्या है। अब देखो विधायिका क्या होती है। विधायिका जो होती है, मान के चलो हमारे देश में जो भी जरूरतमंद हमारे कार्य होते हैं, लाइक एग्जाम्पल जैसे हमारे देश के छोटे मोटे कार्य या किसी एक स्थान के छोटे मोटे कार्य, कोई से भी छोटे कार्य जैसा पानी की व्यवस्था करना और स्कूल की व्यवस्था करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। तो सरकार जिस रूप में कार्य करती है, सरकार किसके अंडर आती है, विधायिका के अंडर आती है। तो विधायिका क्या है, हमारे देश में जितने भी नेता वगैरह होते हैं ये सारे के सारे विधायिका के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं विधायिका के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो विधायिका का सिंपल और साधारण शब्दों में अर्थ क्या हुआ, हमारे देश के वो नेता जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो सब विधायिका का क्या माने जाते हैं, स्वरूप माने जाते हैं। ऐसी करके हम इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो उसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लोकतांत्रिक देशों में विधायिका का क्या महत्व होता है। अब आप सब ये देखो कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर विधायिका का बहुत ज्यादा महत्व होगा, उसके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो अब चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कानून निर्माण। किसी भी देश के लिए बुनियादी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को बनाना, उन नियमों में सुधार करना, उन नियमों को जनता के बीच में लेके आना किसकी जिम्मेदारी, विधायिका की जिम्मेदारी, क्योंकि यही तो हमारे नेता है जिनको हमने क्या किया है, चुना है। नंबर 2, सरकार को जवाबदेह बनाना। अर्थात साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो हमारी सरकार होती है उसको जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, विधायिका की होती है। उदाहरण के लिए अगर हमारी जनता जो है वो इस चीज की डिमांड कर रही है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, तो जवाब कौन देगा, सरकार देगी। अगर सरकार जवाब नहीं देती तो इसका मतलब वो क्या है, वो सरकार एक तरह से कह सकते हैं बेकार है और उसको अगले चुनाव में बिल्कुल भी हमें चुनने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, बजट पारित करना। अर्थात साफ शब्दों में बताया गया है कि सरकार हमारे लिए बजट पारित करती है। बजट का मतलब क्या होता है, किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, किस चीज में लोगों को राहत मिलने वाली है, किस वर्ग को उसमें कह सकते हैं नुकसान होने वाला है। इस सबके लिए बजट पारित किया जाता है। देश में कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, कौन सी सड़कें बन रही है, नाले कौन से बनने हैं, अस्पताल कितने बनने हैं, इन सबके लिए पूरा क्या किया जाता है, बजट पारित किया जाता है। कौन करती है, विधायिका ही तो करती है। ठीक है। नंबर 4, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। अब देखो हमारे देश में ना एक चीज बहुत अच्छी है, जो सरकार होती है ना, सरकार तो जीत के आने वालों को कहते हैं। जब हम अभी पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में तब बताऊंगा। तो सरकार जो है वो जीत के आने वाले पक्ष में होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग नहीं जीते होते वो विपक्ष में काम करते हैं। तो सरकार की जितनी भी नीतियां होती है उनकी समीक्षा करना, यानी सरकार जो भी काम करने की कोशिश कर रही है उसकी ये लोग क्या करते हैं, जांच भी करते हैं अच्छे से कि वो जो है जनता के लिए फायदेमंद है या नहीं, वो नुकसानदायक है या नहीं। तो इसलिए जो फायदेमंद होगा उस नीति को लागू कर दिया जाएगा, जो फायदेमंद नहीं होगा उस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। नंबर 5, संविधान की रक्षा करना। सरकार की तो जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। कैसे, आप मान के चलो कोई समुदाय है या कोई कह सकते हैं तानाशाही व्यक्ति हमारे देश में आ गया, वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी चलाएगा, सब बदलने की कोशिश करेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी संविधान की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, क्योंकि हमने उन्हें चुना है ताकि वो हमारी क्या करे, मदद करे। नंबर 6, नागरिकों की समस्याओं का समाधान। ये एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है, कोई नहीं आप आगे पीछे लिख देना। यानी नागरिकों की जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। अब मान के चलो हमारी कोई भी जिम्मेदारी होती, कोई भी हमारे हमारे सामने कोई भी रुकावट हो रही होती है तो हम मम्मी पापा से बोलते हैं। ऐसे ही सरकार हमारे कह सकते हैं वही कार्य करती है जो हमारे माँ बाप करते हैं। सरकार को हमने इसलिए चुना है ताकि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, हमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। नंबर 7,
सरकार के कार्यों का निरीक्षण करना, यानी साफ शब्दों में बताया गया कि सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सबका निरीक्षण किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 7 पॉइंट है, कोई भी 6 कर लेना। निष्कर्ष क्या बताओगे? इन सभी तर्कों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो सरकार है वो देश के लिए, भलाई के लिए कार्य करती है तो आगे भी चुनी जाएगी, और अगर वो सही से कार्य नहीं करेगी तो उसे चुना नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी जगह किसी और को चुन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 सदन क्यों है? अब देखो, भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 सदन क्यों है, तो इसके पीछे एक छोटा सा राज है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो हमारे सामने ना एक नई व्यवस्था लाने का ना समय नहीं था। तो ब्रिटेन में जो 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम थे, मतलब पार्लियामेंट में 2 सदन थे, उन्हीं सदनों को हमने क्या किया, जारी रखा, क्योंकि हमारे पास नया सिस्टम लाने की मतलब इतना समय नहीं था। लोग मर रहे थे, देश का विभाजन हो रहा था, बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे थे। तो उस समय पर हमने क्या किया, हमने वही सिस्टम अपनाने की कोशिश की, और जब देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, उसी सिस्टम को ज्यादा महत्वता दी गई, इसलिए हमारे देश में कितने सदन है संसद में? 2 सदन है। ठीक है, और 2 सदन बनाने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर 2 सदन होंगे तो अगर किसी एक सदन ने किसी कानून को अच्छे से, कह सकते हैं, जांच पड़ताल नहीं किया तो दूसरे सदन में हो जाएगा, और अगर दूसरे ने नहीं किया तो पहले में हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमारे जो संसद है उसमें कितने सदन है? 2 सदन है। उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 2 सदन होने के निम्नलिखित कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? विधायी जिम्मेदारी, यानी दोनों सदन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी हमारा कानून हो रहे हैं उन कानूनों का निर्माण करना और बजट पारित करना। ये दोनों सदनों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, प्रतिनिधित्व। लोकसभा में डायरेक्टली जनता द्वारा चुने गए नेता होते हैं, मतलब जो लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं ना, वो हमारे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम चुनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने नेता को चुन रहे हैं, एमपी को। और दूसरा होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो होता है ना, उनको हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी हमारे द्वारा चुने गए जितने भी एमएलए होते हैं वो सब क्या करते हैं, मिलकर एमपी को चुनते हैं। तो इसलिए लोकसभा में जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में हमारे द्वारा चुने गए एमएलए जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। तो एक में डायरेक्टली चुनते हैं और एक में इनडायरेक्टली चुनते हैं। नंबर 3, संतुलन और जांच। मान के चलो, अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक सदन में कोई भी कानून अच्छे से पारित नहीं हुआ तो दूसरे सदन में उसकी अच्छे से देख रेख होगी, दूसरे में नहीं हुआ तो पहले में होगी। तो इस कारण में हम ये कह सकते हैं कि 2 सदन बनाए गए। नंबर 4, विशेषज्ञता, स्पेशलिटी, अर्थात साफ शब्दों में बताया गया कि हमारे दोनों सदनों में इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते हैं कि अगर एक किसी से भी रह जाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करता है। ठीक है। नंबर 5, संविधान की रक्षा। अगर संसद के एक सदन में संविधान के कुछ नियमों को बदलने की कोशिश की जा रही है तो दूसरा सदन उसे रोकेगा, और अगर दूसरा सदन भी उसे बदलने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका उसे रोकती है। तो 2 सदन इसलिए बनाए गए ताकि किसी भी निर्णय पर बहुत ज्यादा बारीकी से क्या किया जाए, फैसला लिया जाए। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बताओगे? ये 2 सदन इसलिए बनाए गए ताकि सारे के सारे देश में जो कह सकते हैं फैसले हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो और जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? हमारे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, यानी इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। 6 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। इसके 6 साल के लिए जो मेंबर चुने जाते हैं ना, टोटल कुल मिला के जितने मेंबर होते हैं, अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है? 250, और अभी वर्तमान में कितने? 245। तो 245 को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 82 मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 82 मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 81 मेंबर्स कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, 2-2 साल तक ये काम करते हैं, और हर बार इनका क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। अब हम बात करते हैं इसको स्थायी सदन हम क्यों कहते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, निश्चित कार्यकाल। राज्यसभा का निश्चित कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है, और हर 2-2 साल में कह सकते हैं मेंबरों को क्या किया जाता है, उनको कार्य करने का मौका मिलता है। नंबर 2, 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव, यानी 1/3 यानी 33% सदस्य, राज्यसभा के जो 33% सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है। कितने? कम से कम 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है। नंबर 3, कभी भंग नहीं होती। मतलब अब देखो, जो केंद्र सरकार है ना वो तो भंग हो सकती है, वो तो बदल सकती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी क्या नहीं होती? बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि इनका कार्यकाल फिक्स होता है, हर 2 साल में मेंबर बदलते जाते हैं, और इसीलिए
हर बार 2 साल में मेंबर चुने जा रहे हैं, वहां पे कुछ तो ऑलरेडी है ना जो काम करने के लिए क्या है, इच्छुक है। ठीक है। नंबर 4, स्थायी विधायी शक्तियां, यानी राज्यसभा के पास स्थायी विधायी शक्तियां होती है, यानी किसी भी कानून को बनाने का उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है, जिसे कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। नंबर 5, संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी संविधान के संशोधन में इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बारे में भी यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, इनको राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है, इनका कार्यकाल फिक्स होता है, और इसे इसलिए हमने फिक्स रखा है क्योंकि अगर लोकसभा, देखो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना हर 5 साल में होते हैं, और लोकसभा के चुनाव कराने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। उस टाइम पर हमारे देश के लिए जरूरी नियम कौन बनाएगा, राज्यसभा बनाती है, इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी जो है आपका इसी से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है। सीधी सी बात है, राज्यसभा के मेंबर जो है उनको कैसे चुना जाता है, इनको चुना जाता है जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, मतलब एकल संकलनीय प्रणाली। तो मैंने तीसरे चैप्टर में इसके बारे में आपको बताया था, इस प्रणाली के बारे में। अब बात करते हैं इनको कैसे चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा के भी हम बात करेंगे, लोकसभा के मेंबर को कैसे चुना जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा इसको चुनते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनते हैं। यानी अब एक एक करके इनके बारे में पॉइंट बताता हूं। नंबर 1, हमारे द्वारा चुने गए जितने भी एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, चुनते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था। नंबर 2, प्रत्येक राज्य के लिए सीटें आवंटित की जाती है, अर्थात यहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि जितनी भी सीटें होती है ना, हर राज्य के लिए अलग अलग क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। नंबर 3, इनका जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडलों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मतलब जिनको हमने चुन लिया है उन्हीं नेताओं द्वारा इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। नंबर 4, इनका मतदान गुप्त होता है, अर्थात यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि ये जो मतदान प्रणाली होती है ये गुप्त प्रणाली होती है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। नंबर 5, हर व्यक्ति अपनी वरीयता के अनुसार मत देता है, मतलब हर व्यक्ति अपनी काबिलियत के अनुसार मत देता है, क्योंकि जिस एमएलए को हमने चुना है वो अपनी काबिलियत के अनुसार चुन के आया, और वो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर चुनने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है। नंबर 6, जिस व्यक्ति को बहुमत मिल जाता है उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, और उसको चुनने के बाद उसे राज्यसभा का एक स्थायी मेंबर या सदस्य 2 साल के लिए बना दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत के अनुसार चुना नहीं जाता तो उसकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति काबिल होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक एक काबिल उम्मीदवार को क्या नहीं कर लिया जाता, चुन लिया जाता। अगर एक काबिल उम्मीदवार जब तक नहीं चुना जाएगा तब तक ये प्रक्रिया हमारी क्या होगी, चलती रहेगी। तो इसी प्रकार हम राज्यसभा के मेंबर को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनती कौन है, जनता चुनती है। एक एक करके इसके भी कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1 है आपका निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा में कुल मिलाकर हमारे देश में 543 सीटें हैं, और हर सीट से कह सकते हैं एक सदस्य चुना जाता है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को यहाँ पे खड़ा करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो गया, बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, टीएमसी पार्टी हो गया। ऐसे करके हर पार्टी के मेंबर्स एक एक सीट से खड़े होते हैं, और उनमें से केवल किसी एक को वहां से क्या मिलती है, जीत मिलती है। नंबर 2, मतदाता सूची, यानी साफ तौर पर बताया गया है कि मतदाता सूची तैयार की जाती है, कौन कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है और कौन कौन व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। तो इसीलिए इसके आधार पर हम यहाँ पर साफ तौर पे क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, उम्मीदवारी, यानी जैसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो हमारा जो एक उम्मीदवार होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या करता है, वो जाकर अपने नाम का पंजीकरण कराता है, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, चुनते हैं। अगर वो व्यक्ति जीत जाता है तो वो हमारे कह सकते हैं एमपी के रूप में आ जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के रूप में चुना जाता है। और अगर वो नहीं जीत पाता तो उसे अगले चुनाव का क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। चुनाव प्रचार, यानी चुनाव का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति अपनी जीत को पहले से ही सुनिश्चित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर 5, मतदान। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मतदान करता है। मतदान करने के बाद ये जो प्रणाली होती है, ये गुप्त मतदान प्रणाली होती है, जिसमें जनता वोट तो डालती है, लेकिन किसको डालती है ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। नंबर 6, मतगणना, यानी सीधी सी बात है, जब मतदान हो जाता है उसके बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद हमें पता चल जाता है जो व्यक्ति जीतता है उसे हम क्या करते हैं, चुन लेते हैं। नंबर 7,
विजयी उम्मीदवार, सीधी सी बात है ना। अब देखो पहले क्या हुआ, पहले वोट हो गया, फिर उसके बाद काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग के बाद क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को चुन ले रहे हैं। चुनने का मतलब क्या है, अगर वो चुन लेंगे तो उसके बाद उसे उसका पद भी तो मिलेगा, तो उसको उसके पद पे बैठाया जाता है और उसको शपथ दिलाई जाती है। इसी प्रकार लोकसभा के कह सकते हैं सदस्यों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों के लिए विधानसभा किस प्रकार उपयोगी मानी गई है। अब देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक स्कूल है, उस स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, काफी सारे टीचर होते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है ना, उसके अंडर पूरा स्कूल आता है, और कम से कम मान लो आप 100 से 200 क्लासेस होती है। तो एक प्रिंसिपल क्या पूरे 100 से 200 क्लासेस में पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए हमने क्या किया, कई सारे टीचरों को बनाया। यानी बहुत सारे टीचर होंगे जो हर क्लासरूम में पढ़ाएंगे, और उन सबके ऊपर एक हेड होगा जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल। ऐसे ही करके हमारे देश में भी है कि एक केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार पूरे देश में अच्छे से काम नहीं कर सकती। इसीलिए केंद्र सरकार के अंडर कह सकते हैं अंतर्गत हमने कई सारी राज्य सरकार बनाई है। वो राज्य सरकार जो सभी के अंतर्गत मिलकर क्या करती है, काम करती है। और उसी के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, और ध्यान से इसके बारे में जांचना है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि राज्यों के लिए राज्यसभा क्यों जरूरी होती है। यानी राज्यों के लिए जो राज्य सरकार है, विधानमंडल है, या मुख्यमंत्री की सरकार है, वो क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके पॉइंट समझाता हूं। नंबर 1, स्थानीय समस्याओं का समाधान। यानी सीधी सी बात है, जो भी उस स्थान की जो भी बारीकी की समस्याएं होंगी उन सबका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। नंबर 2, विधायी शक्तियां। राज्य के लिए जितने जरूरी कानून होंगे वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसी की होगी। ठीक है। नंबर 3, सरकार को जवाबदेही बनाना। सीधी सी बात है, यहां पर जब सरकार कह सकते हैं अच्छे से काम नहीं करेगी या फिर वो किसी चीज का जवाब नहीं देगी, तो उसे जवाब देने की उसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। नंबर 4, बजट पारित करना। देखो लोकसभा वाला क्वेश्चन और विधानसभा वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बस वो सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा और ये किस पे आ जाएगा आपका, ये आपका स्टेट लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, यानी बजट पारित करना, यानी राज्य के लिए जितने भी अच्छे अच्छे कह सकते हैं कानून बनाने हैं, उसमें किसको कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, किसको छूट मिल रही है कर से, किसको नहीं मिल रही है, इस सबके लिए बजट क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। सड़कें कितनी बनेगी, हॉस्पिटल कितने बनेंगे, स्कूल कितने बनेंगे, इसके लिए बजट पारित किया जाता है। ये ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विकास की योजनाएं बनाना, यानी विकास के लिए जितनी भी हमारी जरूरी योजनाएं होंगी वो सब कौन बनाता है, विधान पालिका बनाती है, जिसे विधानमंडल भी कहा जाता है या फिर हम राज्य सरकार भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी उस स्थान के जितने भी लोग होते हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करने की ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान की रक्षा, यानी संविधान को बदलने से रोकने के लिए विधानमंडल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी विधेयक को कानून बनने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मतलब देखो बिल होता है, एक बिल होता है सफेद कागज बिल, उसे हम संसद में लेके जाते हैं, संसद में उसे पारित करते हैं। पारित करने के बाद वो जब कह सकते हैं उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक हमारा लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन उसे किस किस अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। बस इस क्वेश्चन को एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं लोकसभा बोलूंगा और राज्यसभा बोलूंगा तो ये सेंट्रल लेवल पे हो गया, लेकिन अगर मैं विधानमंडल या विधान परिषद बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा स्टेट लेवल पे आ जाएगा। यानी लोकसभा राज्यसभा की जगह पे अगर आप विधानमंडल और विधान परिषद लिख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन राज्य में कानून कैसे बनाया जाता है वो आ जाएगा। ठीक है। अब देश के लेवल पे जो कानून बनते हैं उसपे साइन कौन करता है, राष्ट्रपति। ऐसे राज्य के स्तर पे जो कानून बनते हैं उसपे साइन कौन करता है, राज्यपाल करता है। सेम प्रोसेस होता है, बस क्या है, एक सेंट्रल लेवल पे कानून बन रहा है और एक राज्य के स्तर पे। तो मैं अभी आपको सिर्फ सेंट्रल लेवल पे पढ़ा रहा हूं, राज्य में आपको उसे कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। ठीक है, पहले एक बार ये पॉइंट सारे क्या कर लो, आप समझ लो। नंबर 1 प्रस्तुति, यानी सीधी सी बात है, जो भी हमारा कानून है, जो भी हमारा विधेयक है, विधेयक मतलब होता है बिल, जो भी हमारा बिल है या तो राज्यसभा में पारित किया जाएगा या फिर लोकसभा में पारित किया जाएगा। नंबर 2 प्रथम वाचन, यानी जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सामान्य चर्चा करते हैं कि मतलब ये बिल हमारे लिए जरूरी है नहीं है, इसमें ये चीज होगी ये चीज नहीं होगी, ऐसे करके बात करते हैं। द्वितीय वाचन, अगर वो बिल बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, जरूरी होता है, तो उस पर बारीकी से जांच की जाती है, हाँ इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो पक्ष वाले जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उसके फेवर में बोलते हैं, और जो विपक्ष वाले होते हैं वो उसकी कमियां निकालते हैं। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 समिति में परीक्षण, मतलब सीधी सी बात है, पूरी की पूरी समिति में जांच की जाती है, एक एक चीज देखी जाती है, वो चीज सही है या नहीं है, जनता के लिए लाभदायक है नहीं,
हर चीज की जांच करने के बाद उस पर क्या होती है, बातचीत होती है। नंबर 5, रिपोर्ट प्रस्तुति। अगर उसमें किसी भी प्रकार का हमें सुधार करना है तो उसमें क्या की जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुति की जाती है, तब जाकर उसमें हम सुधार क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। नंबर 6, तृतीय वाचन यानी थर्ड सेशन। इसमें क्या होता है, अंतिम मतदान होता है, यानी लास्ट में क्या किया जाता है, वोटिंग की जाती है, उसके बाद अच्छे से उसमें जांच पड़ताल की जाती है। नंबर 7, पारित होना, यानी सीधी सी बात है, अगर उसे बिल को क्या कर दिया गया है, राज्यसभा में पारित कर दिया गया है, अगर वो वहां से बिल पास हो गया तो वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सारे लोग उस पर अपनी मंजूरी देंगे, 50% प्लस में 1 व्यक्ति अगर मिलकर, यानी कुल मिला के 545 लोग होते हैं, 543 प्लस में 2 जो राष्ट्रपति चुनते हैं, 2 को एग्लो इंडियन कहलाते हैं, तो उसमें से 273 लोगों ने अगर मंजूरी दे दी तो वो बिल जो होगा कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास बिल जाने के बाद साफ तौर पर क्या होगा, अगर वो साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अदरवाइज वो साइन नहीं करते तो वो कानून खारिज हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी। अभी मैंने आपको बताया था, अगर वो कानून जो है वो देश के स्तर पे बन रहा है तो राष्ट्रपति उस पर मंजूरी देगा, अगर वो कानून कह सकते हैं राज्य के स्तर पे बन रहा है तो राज्यपाल उस पर क्या देगा, अपनी मंजूरी देगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका अधिसूचना। राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करता है, उसकी अधिसूचना जारी करता है, मतलब उनके बारे में बताता है कि ये कानून अब क्या होगा, सबके सामने पेश किया जा रहा है और इसे पूरी तरीके से हमने निर्मित कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो आएगा अगला ही है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना दोनों एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले अगर सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार बनी हुई यानी अलायंस कॉलिशन गवर्नमेंट है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है ताकि सरकार को महत्वपूर्ण रूप में क्या किया जा सके, गिराया जा सके। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जारी होता है तो उसके बाद सरकार को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, विश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं। तो देखो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में पहले बताऊंगा, फिर अविश्वास प्रस्ताव पढ़ते हैं। जब कभी सरकार को गिरा दिया जाता है तो सरकार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सरकार को बचाने के लिए विश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं और स्पीकर महोदय से ये गुजारिश करते हैं कि हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम अपनी सरकार को क्या कर सके, बचा सके, क्योंकि सरकार उनकी गिरने वाली है। उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी जाती है, 48 घंटे की मोहलत दी जाती है। वो अपने सारे सगे संबंधी व्यक्तियों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। लोकसभा में कुल सीटें जो होती है वो हमारी होती है 543 प्लस में 2, ठीक है, और उसमें से सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होती है। अगर मान के चलो कोई पार्टी है जिसके पास 250 सीटें हैं और कोई दूसरी पार्टी उसी के साथ जुड़ी हुई जिसके पास 40 सीटें हैं, तो इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, गठबंधन बना लिया। ठीक है, यह मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया, गठबंधन कर रखा है। बीजेपी पार्टी 240 सीटें लेके आई है, समाजवादी पार्टी कितनी लेके आई है, 37 सीटें लेके आई है। कुल मिलाकर होता है 277। अगर 277 सीटें हैं तो मतलब सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए और सरकार बनी हुई है। अगर विपक्षी दल क्या करता है, समाजवादी पार्टी के मेंबरों से, सदस्यों से बातचीत करता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और सरकार को गिरा देंगे और फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो ऐसे करके क्या होता है, सरकार गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी उनकी बात मान लेती है तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं रहेगा और उनकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे करके अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो अपना फायदा देख रही है, इसीलिए विश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। अब जब कह सकते हैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया गया, सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, नहीं कर पाएगी तो उसे कुछ टाइम की मोहलत दी जाएगी, तो उसी टाइम पर जो मोहलत मांगते हैं उसी मोहलत को विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हम अपने सदस्यों से बातचीत करते हैं और उन्हें जोड़कर रखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये हमारा होता है विश्वास प्रस्ताव। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है, तो सबसे पहले की तरफ चलते हैं। सरकार की नीति और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। मान के चलो जो विपक्षी दल है ना, या फिर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ दल है, वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, इसलिए तो वो हमारी पार्टी को या हमारे गठबंधन को छोड़कर जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। नंबर 2, सरकार के प्रति संदेह या विरोध को व्यक्त करना। अगर हमारी पार्टी में से हमारे गठबंधन को व्यक्ति छोड़ के जाने की क्यों करेगा कोशिश, मान के चलो वो कोई गलत काम कर रही होगी, गलत काम या फिर जनता के भले के लिए काम नहीं कर रही होगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारी पार्टी को छोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से उन्हें विश्वास प्रस्ताव क्या करना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पूर्ण बहुमत भी देना है। ठीक है। नंबर 3,
सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। यानी जो सरकार होती है वो क्या करती है, अपनी नीतियों को और अपने कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश करती है और उनमें बदलाव करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी सरकार पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। नंबर 4, सरकार की स्थिरता और विश्वसनीयता का परीक्षण करना। मतलब जो सरकार होती है उसकी विश्वसनीयता देखना, उसका परीक्षण करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ ये बात करते हैं कि ये जो हमारी सरकार होती है किस प्रकार कह सकते हैं कार्य करती है। क्यों? क्योंकि ना अगर सरकार अपने कार्य को अच्छे से नहीं करेगी तो बाकी साथी उसके क्या करेंगे, उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए संसद में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि जो हमारी सरकार बनी हुई है वो बिल्कुल भी ना गिरे। अब चलते हैं अविश्वास प्रस्ताव की जगह। ठीक है, ये जो होता है हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें हम ये देखेंगे कि सरकार को कैसे गिराया जाता है। सरकार को गिराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करो, आप गठबंधन की सरकार बनी हुई है तो उनमें से कुछ लोगों को भड़का दो और वो क्या करेंगे, अपना गठबंधन वापस ले लेंगे, तो इस वजह से सरकार पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए जारी किया जाता है ताकि सरकार के जितने भी कार्य है ना उन सबकी आलोचना की जाए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी सरकार जो भी काम कर रही है उसकी हम बुराई कर रहे हैं, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव हमने क्या किया है, जारी किया है। नंबर 2, सरकार की अक्षमता और विफलता का आरोप, यानी सरकार किसी काम को करने में असमर्थ हुई है या फिर वो विफल हुई है, इस वजह से हमने क्या किया है, हमने ये प्रस्ताव जारी किया है। नंबर 3, सरकार के प्रति सदन का कह सकते हैं विश्वास समाप्त हो जाना, यानी जो भी सदन में जितने भी लोग हैं वो सब सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और प्रेजेंट की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रही है, इस वजह से वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर जारी हो गया तो इसका कुछ परिणाम जो है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सरकार का पतन। अगर अविश्वास पर जारी हो जाता है तो सरकार का पतन हो सकता है, यानी सरकार खत्म हो सकती है। नंबर 2 है सरकार का पुनर्गठन, यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया तो सरकार जरूरी नहीं है कि उन्हीं की बनेगी, क्या पता अब दूसरे व्यक्ति की सरकार बन जाए, ठीक है, या दूसरे समूह की सरकार बन जाए। नंबर 3, चुनाव, यानी अगर मान के चलो सरकार पहली भी नहीं बनती और दूसरी भी नहीं बनती और कोई भी गठबंधन नहीं होता तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, मुश्किल में हमें डाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त विधेयक से आप क्या समझते हैं, मनी बिल। ठीक है, यानी मनी बिल क्या होता है या फाइनेंस बिल जो क्या होता है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। वित्त विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें सारे के सारे मुद्दे जो होते हैं वो पैसों से संबंधित होते हैं, उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, इसके बारे में हम बात करते हैं। वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें सरकार के पैसों से संबंधित सारे फैसलों को लिया जाता है। बजट कैसे बनाया जाएगा, या फिर हॉस्पिटल कितने बनाए जाएंगे, सड़क कितनी बनाई जाएगी, पुल कितने बनाए जाएंगे, और इसके साथ साथ देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सबके लिए हम क्या करते हैं, वित्त विधेयक पारित करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वित्त विधेयक में सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, मतलब कि सरकार की कितनी इनकम होती है और कितना एक्सपेंस होता है, इसका उसमें हमें क्या मिलता है, विवरण मिलता है। नंबर 2, करों और शुल्कों की दरें, यानी कर जो होते हैं और जो शुल्क होते हैं, यानी कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कब लगेगा, किस पे कितना लगेगा, इन सब की हमें क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है। नंबर 3, सरकारी खर्चों का विवरण, यानी सरकार के अंतर्गत रहते हुए कितने खर्चे हुए, इन सबका क्या किया जाता है, विवरण किया जाता है, जांच की जाती है। नंबर 4, आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए नीतियां, यानी आर्थिक विकास किया जाता है और स्थिरता के लिए कई सारी क्या बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है। तो ये भी हमारा किस में होता है, वित्तीय विधेयक में होता है। ठीक है, नंबर 5, वित्तीय संस्थानों और बैंकों का नियमन, यानी जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान होते हैं उनको बनाया जाता है और जो बैंक होते हैं उनका नियमन किया जाता है, किस पे कितना टैक्स लगना है, कितना नहीं लगना है, सब चीज की इसमें क्या की जाती है, जांच की जाती है। नंबर 6, सरकारी ऋण और वित्तीय प्रावधान, मतलब कि सरकारी ऋण कितना लिया जाएगा, कितना नहीं लिया जाएगा, ये सारी किसकी जिम्मेदारी है, इन्हीं की होती है। अब इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि जो वित्त विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है, और राज्यसभा में अगर चाहे तो हम इसे पारित कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो राज्यसभा में बिना पारित किए सीधा ही राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इस बात को हमेशा क्या रखना, याद रखना। वित्त विधेयक को केवल राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रख सकती है और जो राष्ट्रपति होता है उसे भी 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, इसे अपना निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि वो पैसों से संबंधित क्या है, आपका बिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है।
दल बदल वह प्रक्रिया होती है जिसे पार्टी चेंज कहते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से जीतता है तो पार्टी से जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर वहां से वो तीसरी में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि मान के चलो अगर कोई एक पॉपुलर व्यक्ति है, ठीक है, और उस पॉपुलर व्यक्ति के नाम पर अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी से जीत लेता है और फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब वो जीत उसके काबिल की नहीं थी। इसीलिए दल बदल पर कह सकते हैं जो हमारा 52वां संशोधन हुआ था, ठीक है, अमेंडमेंट 52, उसके तहत साफ तौर पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना दल बदल करता है, अपनी पार्टी को बदलता है, तो उसे अपने जीते हुए पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला अधिनियम है दल बदल अधिनियम 1985। इसमें हम साफ तौर पे ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित होने जाता है तो वो अपनी सदन की सदस्यता को क्या कर देगा, खो देगा। मतलब उसने जो जीत प्राप्त की है वो उसकी जीत मायने नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, विहिप जारी करना। अगर पार्टी अध्यक्ष विहिप जारी करता है तो उस व्यक्ति को अपनी पार्टी के साथ किसी भी कीमत पर खड़ा रहना पड़ेगा। या तो वो अपनी पार्टी को पूर्ण रूप से छोड़ देगा या फिर उसे उसी में क्या रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3, दल के अंदर अनुशासन, यानी उस दल के अंदर कई सारे अनुशासन यानी कुछ नियम बनाए जा सकते हैं जो बाकी सारे सदस्यों को क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। ठीक है। नंबर 4, सदस्यता के नियमों में सख्ती, यानी साफ तौर पे वो कुछ अपने ऐसे नियम तैयार कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आना चाहता है तो उसे इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आना चाहता है तो उसे इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, इस पे अपनी भूमिका निभाते हैं और उन शक्ति नियमों का उन्हें पालन करना होता है। नंबर 5, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके अंदर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर ना जाए। तो इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर क्या किया गया, हमें बताया गया है। तो दल बदल वह कानून होता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विसंघात्मक विधायिका के पक्ष में तर्क दीजिए। हमने वो पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कि संसद में 2 सदन क्यों है। ऐसे ही हमारे जो विधान मंडल होते हैं, विधान परिषद होती है यानी विधानसभा होती है, उसमें भी 2 सदन है। उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले की बात हम करते हैं, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व। संसद में 2 सदन होते हैं और 2 में से कह सकते हैं एक तो हमारे पक्ष में बोलेगा, एक तो जनता के पक्ष में बोलेगा। तो इसमें हर व्यक्ति की क्या की जाती है, सुनी जाती है। नंबर 2, विधायी प्रक्रिया में संतुलन, यानी जो भी कानून होता है उसमें संतुलन बना रहता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे के जो होते हैं उस पर रोक लगाते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति की सुनी जा रही है और दोनों का क्या होता है, उनका पक्ष जुड़ा होता है। नंबर 3, विधेयकों की जांच पड़ताल, यानी जितने भी हमारे विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, इन सबकी अच्छे से बारीकी से क्या की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण, मतलब कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उन सबके हितों का संरक्षण किया जाता है और उन सबके बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया जाता है। ठीक है। नंबर 5, राजनीतिक स्थिरता। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि राजनीति में स्थिरता बनी रहती है और कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं यहाँ पर अपनी ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है और इसीलिए उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से हमने बताने की क्या की है, कोशिश की है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत में जो भी हमारे कह सकते हैं विधानमंडल है, वहां पर ऐसे राज्यों के नाम बताने जहां पे 2 सदन है। ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ राज्यों के मैं आपको नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहला आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में 2 सदन होते हैं। पहला है विधानसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, दूसरा है विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपका कवर करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे चैप्टर क्या करूंगा, इसमें लेकर आऊंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।